नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई के ऊपर। जीएसटी में सप्लाई को कैसे समझा जाए, ठीक है। जीएसटी में तो इसके ऊपर हम लोग अल्टीमेटली बात करने वाले हैं। और बिफोर टेकिंग अप दिस चैप्टर, मैं बताना चाहूंगा कि जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है वो ही टैक्सेबल इवेंट होता है। यानी कि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है, जीएसटी अराइज होगी या नहीं होगी, वो पहले तो डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। अगर कोई चीज सप्लाई बन जाती है तो सप्लाई बनने के बाद वो अल्टीमेटली जीएसटी में फॉल कर जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर कोई चीज सप्लाई होती है वो जीएसटी में फॉल करती है तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये फिर उसके बाद एग्जम्पशन वगैरह हम चेक करेंगे। एग्जम्पशन में अगर वो सप्लाई फॉल नहीं करती है तो अल्टीमेटली उस पे अकॉर्डिंग टू जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो हम लोग उसी सप्लाई अंडर जीएसटी पे है, आज सप्लाई को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है, द जीएसटी लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर वन कंप्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट, यानी कि सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि चाहे गुड्स की सप्लाई आप कर रहे हो, गुड्स या सर्विस, दोनों के लिए जो है ये सप्लाई वर्ड ही काफी है। अगर ये सप्लाई टर्म में आता है तो अल्टीमेटली ये जीएसटी में कवर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो एग्जम्पशन वाले रूट से वो बाहर भी हो सकता है, और अगर वो एग्जम्पशन के रूट से बाहर नहीं होता है तो उस पर टैक्स लेवी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। और जो भी व्यूअर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देखें। तो इसमें क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, आप स्पीड करके इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आप जल्दी कवरेज कर पाएंगे। तो सेक्शन 7 जो है ये मूव करता है जीएसटी में, जो सप्लाई की बात करता है। सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई की बात की गई है। 7(1)(c) में शेड्यूल 1 यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, जहां पे है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, सप्लाई वर्ड जो है ये टैक्सेबल इवेंट है। क्या कहने का मतलब, यही आपका जो है इवेंट होगा कि जीएसटी अप्लाई होगा, इस पे जीएसटी चार्ज होगा, लेवी होगा या नहीं होगा। तो सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, एक तो विथ कंसिडरेशन हो सकता है और एक विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब क्या है, तो कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, कोई पेमेंट वगैरह की जा रही है, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर वियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स। यानी कि जहां पे कंसिडरेशन की बात हो रही है वहां पे तो कुछ पे किया जा रहा है किसी चीज के बदले में, यानी कि गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं तो वहां से आप कंसिडरेशन कुछ ले रहे हैं, ठीक है। एक है विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन दोनों को कवर करेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन वाले जो सप्लाई है, इवेंट है, यानी कि जो इवेंट है उनको सप्लाई के अंडर में क्यों लिया जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सेक्शन 7(1)(a) यहाँ पे है, जहाँ पे शेड्यूल 2 की बात की गई है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। गाइज यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी सप्लाई हो रही है, ठीक है, सप्लाई जो भी हो रही है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में रखा जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में रखा जाए, कि यानी कि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, इसको किस कैटेगरी में हम रखें, ठीक है। यहाँ पे ये बात करता है शेड्यूल 2, राइट। आगे बात करते हैं 7(2)(a) में जो बात किया गया है, शेड्यूल 3 यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहाँ पे है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि शेड्यूल 3 को आप निगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। निगेटिव लिस्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये निगेटिव लिस्ट में भी फॉल करता है। तो अल्टीमेटली 4 सेक्शन, यानी कि सेक्शन तो एक ही है लेकिन उसमें सब सेक्शन भी हैं। सेक्शन 7 बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई में क्या क्या कवर करेंगे हम। 7(1)(c) में शेड्यूल 1, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन एक्टिविटीज अगर हैं तो उन्हें सप्लाई मान लिया जाता है। शेड्यूल 2, एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन
को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वेदर दे आर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि उनको क्या ट्रीट किया जाए, ठीक है। ओके, शेड्यूल 3 में जो बताया गया है वो बताया गया है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे ना तो उसे गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी ना तो सर्विस की, यानी कि निगेटिव लिस्ट में जो कवर किया गया है दैट मीन्स वो शेड्यूल 3 में कवर किया गया है। तो आइए जरा वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि जो बात यहाँ पे हो रही सेक्शन 7 की स्कोप ऑफ सप्लाई की, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई बहुत केयरफुली आप चलिए, बात समझ में आ जाएगी। पहला पहला पॉइंट यहाँ पे किया गया ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गाइज यहाँ पे गुड्स और सर्विस को अलग अलग डिफाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग दी गई है। तो उस डेफिनेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में या किसी और चैप्टर में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में डेफिनेशन को कवर करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या क्या कवर होगा। तो सप्लाई में इंक्लूड होता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सच एज, क्या क्या चीजें, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी यहाँ पे शामिल की जा रही है, जहाँ बिजनेस में आप सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं। बार्टर का मतलब कि सामान दे के सामान लेना, ठीक है। और एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। यहाँ पे फॉर अ कंसिडरेशन की बात की गई, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे पर्सन को भी अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है। पर्सन को भी डिफाइन किया गया है, तो आगे हम देखेंगे पर्सन में कौन कौन कवर होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को छोड़ के, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह की बात की जा रही है, टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे जैसे होता नहीं, क्लब के मेंबर वगैरह, क्लब वगैरह की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन अंडरटेक की जा रही हैं अदर देन अ पर्सन के द्वारा टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर के साथ, उसको भी सप्लाई में शामिल किया जाएगा, चाहे वो कैश में हो, डिफर्ड पेमेंट के तहत हो कि बाद में पेमेंट होगा, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन या किसी अदरवाइज कंसिडरेशन में वहां पे ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी जजमेंट, डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। ये तो बातें लिखी गई हैं, लेकिन आगे ये बोला गया द पर्सन एंड इट्स मेंबर। पर्सन का मतलब यहाँ पे क्लब, मान लो एग्जाम्पल के लिए क्लब की हम बात करते हैं, क्लब और उसके मेंबर की बात की जा रही है, ठीक है। क्लब एंड मेंबर और कंस्टिट्यूएंट शैल बी डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन। यहाँ पे क्लब और क्लब के मेंबर को दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन intercess shall be deemed to take place from one such person to another। यानी कि इन दोनों पर्सन के बीच में माना जाएगा ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो रही है, एंड दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, राइट। ये भी सप्लाई मान लिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के कनेक्शन में हो या ना हो, दैट विल बी कवर्ड अंडर सप्लाई, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब गाइज एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई की बात चल रही है, तो स्कोप ऑफ सप्लाई में जो है सेक्शन 7 में तो ये इतने कवर किए गए हैं, और उसके बाद सेक्शन 7 में ही 7(1)(c) को कवर किया गया है, जहां पे शेड्यूल 1 की बात की गई है, ठीक है।
शेड्यूल 1 को भी आगे हम लोग देखते हैं। द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। यहाँ पे अभी तक जो ये आपने बातें पढ़ी हैं तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया सप्लाई जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। यानी कि सप्लाई जो हो रही है वो दो तरीके से यहाँ पे हो सकती है। पहला तो एक तो विद कंसिडरेशन हो सकती है और एक विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे विथ कंसिडरेशन की जो बात थी अभी तक तो वो हम लोग देख रहे थे। और विदाउट कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो विदाउट कंसिडरेशन में यहाँ पे जो है शेड्यूल 1 की बात की जाती है। विदाउट कंसिडरेशन जब आप बात करेंगे तो दैट मीन्स कि यू विल हैव टू रेफर शेड्यूल 1, यानी कि शेड्यूल 1 पे आपको जाके देखना होगा कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, आइए जरा अब 7(1)(a) की बात कर लेते हैं। 7(1)(a) क्या कहता है? 7(1)(a) और यहाँ पे अगर हम बात करें जो कवर हो रहा था तो सेक्शन 7 पे ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं और 7(1)(a) पे अब हम लोगों को यहाँ पे मूव करना है, उसका सब सेक्शन जो है 7(1)(a) ये कहता है कि where certain activities or transaction constitutes a supply in accordance with the provision of subsection 1, जो आपने ऊपर पढ़ रखा है, they shall be treated either as a supply of goods or supply of service as referred to in schedule 2। गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी ऊपर सप्लाई हुई है आपने सप्लाई तो मान लिया, ठीक है, सप्लाई है चाहे वो विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। अब सवाल अगला ये है कि भाई ये जो सप्लाई हो रही है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इसकी बात जो है शेड्यूल 2 में बोली गई है, ठीक है। यानी कि उसका जो क्लैरिफिकेशन है, उसका जो बाइफर्केशन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको शेड्यूल 2 में यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 को की बात की गई है कि यहाँ पे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service। तो गाइस एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है कि कुछ चीजें, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, कुछ हालांकि वो सप्लाई में कवर तो हो जाएंगी लेकिन उन्हें हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली उसको मना कर दिया गया है कि वो सप्लाई नहीं होगा। पहला जो शेड्यूल 3 में दिया गया, शेड्यूल 3 यानी कि निगेटिव लिस्ट, निगेटिव लिस्ट वाले जितने भी लेन देन है, निगेटिव लिस्ट में जो भी कवर किया गया है वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, स्पेसिफिकली यहाँ पे मना किया गया है। अगली बात करें कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो अंडरटेक करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि जहां पे वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक जैसे हम बात करें अगर नगर निगम की, तो नगर निगम की एक्टिविटी क्या है वहां पे, नाली बनवाना, रोड बनवाना और भी इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना, ये सारी एक्टिविटीज जो है सप्लाई में कवर नहीं होंगी, उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में इन दो बातों को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर करेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब कोई चीज सप्लाई नहीं बनेगी तो उस पर कोई भी जीएसटी का प्रावधान नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। अब वैसे भी अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी हैं, जो जब गवर्नमेंट इंगेज होती है जब पब्लिक अथॉरिटी कहीं पे कुछ कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहां पे जो है अगर जीएसटी का प्रावधान वहां भी हो जाएगा तब तो आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट कि वहां पे इसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस से बाहर किया गया है, ठीक है। आगे बात किया जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 7(1), 7(1)(a एंड 7(2) द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज
अब यहाँ पे जो आपने सेक्शन 7(1) पढ़ा, जहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई की बात की गई, ठीक है, 7(1)A पढ़ा। अब देख लीजिए यहाँ 7(1)A में क्या था। 7(1)A में ये था, शेड्यूल 2 की बात की गई थी कि जहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स को वहां पे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। आगे 7(2) में बात किया था आपने, जहाँ पे गवर्नमेंट इंगेज करती है अपने आप को एज ए पब्लिक अथॉरिटी वहां पे। तो इन तीनों केसेस में जो है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल में स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज। तो इनमें इन तीनों सेक्शन में जो भी फॉल हो रहे ट्रांजेक्शन, उसको जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाई करेगी कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है बट वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक है। कोई चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। ये कौन कौन स्पेसिफाई करेगा? ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल इसको जो है रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उसको क्लैरिफाई करेगी, राइट। अब आके बात करते हैं हम लोग सेक्शन 7(1)C, जहां पे शेड्यूल 1 की बात की गई है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। जहां पे बिना कंसिडरेशन के अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही है। हालांकि बहुत इन डेप्थ हम लोग जाके बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक ओवरव्यू हमें सप्लाई कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यानी कि ओवरव्यू सप्लाई कॉन्सेप्ट का पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 7 में सीजीएसटी एक्ट 2017 में कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। सप्लाई उसे कवर करेंगे सप्लाई के अंदर में। तो आइए जरा पहला देखते हैं। पहला पॉइंट ये, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where input tax credit has been availed on such assets, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि यहाँ पे हम बात करें कोई बिजनेस के एसेट्स, मान लीजिए प्लांट, आपने कोई मशीन वगैरह ले रखा था, प्लांट या मशीन ले रखा था, ठीक है। अब अगर इसे आप डिस्पोज कर रहे हैं परमानेंटली, यानी कि अब आपकी ओनरशिप टाइटल वगैरह सब कुछ जा रहा है, लेकिन जब आपने इस प्लांट मशीनरी को एक्वायर किया था तो इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया हुआ था, ठीक है। जो भी जीएसटी इस पे लगा था उसका एडवांटेज आपने ले लिया था अपने अगेंस्ट आउटपुट सप्लाई। तो ऐसे केस में जब ये प्लांट एंड मशीनरी आप डिस्चार्ज करेंगे, डिस्पोज करेंगे, परमानेंटली ट्रांसफर करेंगे, तो विदाउट कंसिडरेशन अगर है, विदाउट कंसिडरेशन भी अगर ये है तो इसे सप्लाई मान लेंगे। अब सवाल ये है कि भाई सप्लाई कैसे मान लेंगे? जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो कैसे हम सप्लाई मानेंगे? कौन सी वैल्यू वहां पे निर्धारित की जाएगी कंसिडरेशन के रूप में? तो वहां पे जो है फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह देखेंगे, जो भी है वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग। तो वहां पे उस प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग जो है उसका वैल्यू डिटरमिन किया जाएगा और उस पर जीएसटी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये है कि जो सेम पैन पे जो रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, रजिस्टर्ड है सेम पैन पे, तो अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन है वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन कहे जाएंगे एज पर सेक्शन 25 में, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के बात की जा रही है कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो रही है, इवन विदाउट अ कंसिडरेशन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मतलब बिजनेस के रिलेशन में, तो यहाँ पे कुल मिला के इसे सप्लाई हम ट्रीट करेंगे। तो पहला हो गया परमानेंट सप्लाई, राइट, परमानेंट सप्लाई जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की बात है उसे सप्लाई मान लेंगे। सेकेंड पॉइंट है जहां पे ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है उसे सप्लाई हम मान लेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि provided that gift not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by
an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or supply of services। ठीक है, हालांकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो है रिलेटेड पर्सन का ही है यहाँ पे। तो अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को अप टू 50,000 तक, तो उसे हम सप्लाई कवर नहीं करेंगे, सप्लाई में कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, पर डे की बात नहीं की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई shall not be treated as supply of goods or supply of services। 50,000 रुपए तक की गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में जो है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी, एक ओवरव्यू जरूर मिल रहा होगा आपको सप्लाई टर्म को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगला तीसरा, अब जो विदाउट कंसिडरेशन वाली बात की जा रही है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वहां पे चार बातें कवर है। ठीक है, तो तीन बातें, दो बातें आपने देख ली यहाँ पे, जहाँ पे परमानेंट ट्रांसफर की बात थी और रिलेटेड है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, और तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब मालिक, यहाँ पे बोल लो मालिक और एजेंट के बीच में। ठीक है, मालिक और एजेंट के बीच में, जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहा है, बाय प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जहां पे एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को अंडरटेक करता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, ओके। अगला बात करें तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल को भी यहाँ सप्लाई कर रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कि यानी कि वो एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है गुड्स को अंडरटेक करने के लिए, किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो गुड्स प्रोक्योर कर रहा है और प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन, चूंकि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो है रिलेशन यहाँ पे एक रिलेटेड पर्सन का है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे जो भले ही यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, बट इसे भी हम सप्लाई में कवर करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। बात को ध्यान से समझिए, आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, किससे, या तो आप रिलेटेड पर्सन से कर रहे हैं, या कोई अपने अदर एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं जो आउटसाइड इंडिया में स्टेब्लिश है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस के लिंक में उसकी सप्लाई ले रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, पहला तो रिलेटेड पर्सन से चाहे आप ले रहे हैं, या आपका आउटसाइड इंडिया कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है उससे ले रहे हैं, तो ये इवन दो इट डू नॉट हैव एनी कंसिडरेशन, तो इसे हम सप्लाई मानेंगे। और सप्लाई के फॉर्म में, सप्लाई के अगर कुएं में ये गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं सेक्शन 7(1)(a)। 7(1)(a) जो बात करता है शेड्यूल 2 की बात करता है गाइस, जहां पे हम लोगों ने बात किया था शेड्यूल 2 ऐसा शेड्यूल है जो हमें बताता है कि कोई जो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जो अंडरटेक किया गया है पार्टीज के बीच में, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 इस बात को अभी क्लियर करेगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स में हम रखेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ सर्विस में रखेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए जरा देखते हैं, पहला कह रहे हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। टाइटल का मतलब, अब यहाँ पे ध्यान रखना, टाइटल का मतलब जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, ओनरशिप है, वो कुल मिला जुला के यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, जहां पे ओनरशिप किसी गुड्स में ट्रांसफर हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, बताइए कहाँ फॉल करेगा वो, सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर फॉल करेगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांसफर क्या करें, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, राइट इन गुड्स और बाय अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स,
विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। अब इसको कहाँ पे रखा गया? सप्लाई ऑफ सर्विस में। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान से समझो। मान लीजिए आपने दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड ने मिलके क्या किया, एक फैन खरीदा, ठीक है, एक फैन खरीदा या एक फ्रिज खरीदी, दोनों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया। अब यहाँ पे फ्रिज तो आ गई, अब एक समय ऐसा है जब एक फ्रेंड जा रहा है, अब वो क्या करेगा, फ्रिज आधी काट के तो ले नहीं जाएगा, अब वहां पे क्या करेगा, पूरी राइट उसे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? तो ऐसे केस में जो है क्या होगा कि वही बात यहाँ पे की गई है जहां पे कोई चीज अनडिवाइडेड शेयर है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे केस में जो है इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मान लीजिए मेरा हिस्सा था उस फ्रिज में, अब मैं क्या करूंगा, मैं, वो अनडिवाइडेड है, फ्रिज तो अनडिवाइडेड है, ठीक है, अब मैं उसका जो राइट है, उसका राइट जो है मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, किसको, दूसरे वाले फ्रेंड को। तो ऐसे केस में चूंकि वो अनडिवाइडेड शेयर है वहां पे, तो यहाँ पे इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल की कोई बात नहीं है, केवल अनडिवाइडेड शेयर की बात की जा रही है, जहाँ पे जो कंसिडरेशन है या जो उसकी वैल्यू है उसको डिवाइड नहीं की जा सकती, तो उसे हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे। आगे बात करते हैं, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। यानी कि जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह पे आप कोई चीज खरीदते हो, तो जब तक आपकी किस्त चलती रहती है तब तक वो क्या रहता है, मॉर्गेज रहती है बैंक के पास, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी फाइनेंस कराई आपने, गाड़ी वो जो है मॉर्गेज रहती है बैंक के पास, ठीक है। तो वहां पे कंडीशन ये रहती है, जब आप अंतिम, यानी कि अंतिम किस्त जब आप पेमेंट कर देंगे, तो आपकी जो फ्यूचर डेट में कभी कोई अंतिम किस्त आएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब फ्यूचर डेट में आप पे कर देंगे, तो अब उसके आप क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। तो वही बोला गया है यहाँ पे, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट फ्यूचर डेट। यानी कि किसी भविष्य में कभी ये इसका ओनरशिप आपको, इसका टाइटल आपको ट्रांसफर हो जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, जब आप फुल कंसिडरेशन इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांजेक्शन हैपन हो रही है, दिस ट्रांजेक्शन, अब सवाल ये है किसे गुड्स ऑफ सप्लाई माने, कि गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 में उस चीज को क्लैरिफाई किया गया है, किसी भैया सप्लाई ऑफ गुड्स मान के आप चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की बात की गई है, जहां पे लैंड एंड बिल्डिंग एनी लीज टेनेंसी easement लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि रेंट वगैरह पे, लीज वगैरह पे जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप हायर करते हैं, लेते हैं उसको, तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसको कहाँ कवर किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में। नेक्स्ट है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स ईदर होली और पार्टी इज सप्लाई ऑफ सर्विस। कुल मिला के यहाँ पे भी लीज और लेटिंग आउट, रेंटिंग की बात की गई है। तो लैंड या बिल्डिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, लाइसेंस पे लेते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, यहाँ पे जॉब वर्क की बात की जा रही है, जॉब वर्क की बात की जा रही है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन 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 द गुड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ये बोला गया है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। यानी कि राम ने श्याम को गुड्स भेजा, यानी कि मान लीजिए शर्ट्स भेजे कि भाई तू इसे पैकिंग करके मुझे दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस हो रहा है किसी दूसरे के गुड्स पर, ठीक है। तो श्याम क्या करेगा, उसकी पैकिंग करके जब राम को वापस कर देगा, तो वो जो श्याम और राम के बीच में जो एक्टिविटी हुई है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको जॉब वर्क एक्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जहाँ पे बिजनेस एसेट्स को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, अब यहाँ पे कई बातें निकल के आती हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस, आपने, मिस्टर राम बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, मिस्टर राम ने एज अ होल पूरा का पूरा बिजनेस उठा के सोहन को ट्रांसफर कर दिया। एक तो कंडीशन ये बन जाती है। एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए मिस्टर राम है, मिस्टर राम का डिमाइज हो जाता है, यानी कि
उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस कंप्लीटली क्या हो जाता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन, या तो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा बिजनेस, या तो वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा उनके लीगल हेयर्स को, यानी कानूनी उत्तराधिकारी को। तो ऐसे केस में जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसको क्या ट्रीट करें। तो आइए जरा वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे पहला, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जहां पे गुड्स जो है आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स, सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द पर्सन। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के केस में क्या है कि मान लीजिए कोई गुड्स है जो आपके बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस की एसेट्स है, ठीक है, और उसको आप जो है ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि अब आपके एसेट्स का हिस्सा वो नहीं रही, ठीक है। तो ऐसे केस में ये ट्रांसफर या डिस्पोजल जो आप कर रहे हैं इसे सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर किया जाएगा, ठीक है, ओनर के द्वारा सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम कवर करें तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है उसके द्वारा या उसके डायरेक्शन पर गुड्स हेल्ड आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और पुट टू एनी प्राइवेट यूज। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे उस गुड्स को प्राइवेट यूज में रखा गया और आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन अ पर्पस ऑफ द बिजनेस, the usage or making available of such goods is a supply of service। तो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी एसेट्स आप किसी प्राइवेट यूज के लिए दे रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन को आप दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो उसे जो है सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपने एक लिया था, मान लीजिए कार ले लिया था, ठीक है। कार में आप डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं, बिजनेस में कार पे जो भी डेप्रिसिएशन लगता है उस पे एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। अब इस कार को आप किसी प्राइवेट यूज के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए, अपने यूज के लिए या किसी और पर्सन को दे रहे हैं, तो दैट मीन्स जो ये प्राइवेट यूज में जा रहा है, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्ट जो किया जा रहा है, ये सप्लाई तो है, पर ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, तो दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा इसको, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। बहुत ध्यान से समझना, कोई पर्सन है जो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, यानी कि कोई टैक्सेबल पर्सन है जो कि अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। अब देखते हैं जरा कैसे कैसे नहीं रहा। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before the cease to be a taxable person unless। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे पहले तो अनलेस के पहले की बात समझ लेते हैं। मान लीजिए राजू है, राजू, ठीक है, राजू अब वो टैक्स पेयर नहीं रहा, यानी कि क्या नहीं रहा, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, या मान लो एग्जाम्पल के लिए उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है अगर राजू की डेथ हो जाती है, तो अगर उसके बिजनेस को कोई टेक ओवर नहीं करता है, तो उसकी डेथ के जस्ट बिफोर द इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ, कहने का मतलब उसकी डेथ, ठीक है, उसकी डेथ से जस्ट पहले जो भी एसेट्स उसके बिजनेस के हैं डीम टू बी सप्लाइड, उसे मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई हो गई है। समझ के बात को, उसे मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई हो गई है, इवन दो एक्चुअली में वो सप्लाई हुई हो या ना सप्लाई हुई हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया राजू की डेथ के बाद उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है, अनलेस, जब तक की, क्या बोला गया आगे, कुछ प्रोविजंस और दिए गए, प्रोवाइडेड, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अगर
द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अब बात को समझना, अगर राजू की डेथ होती है, बहुत ध्यान समझना, राजू की डेथ होती है और उसके बिजनेस को कोई कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो उसकी सारी एसेट्स जो भी स्टॉक हैं, कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, इनपुट्स हैं, ठीक है, WIP हैं, वो सारे के सारे मान लिए जाएंगे कि सप्लाई हो गई है, डीम टू बी सप्लाइड यहाँ पे मान लिया जाएगा। लेकिन डीम टू बी सप्लाइड नहीं माना जाएगा उस कंडीशन में जब वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया गया है किसी दूसरे पर्सन को एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि संपूर्ण बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसे हम डीम्ड सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। या आगे बोला गया है कि भैया द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। यानी कि यहाँ पे लीगल हेयर्स की बात की जा रही है, कानूनी उत्तराधिकारी की राम की डेथ के बाद उसका बिजनेस कौन चलाएगा, ठीक है। अगर राजू की डेथ जैसे हो जाती है, राजू की डेथ में के केस में यहाँ पे उसके पूरे बिजनेस के एसेट्स को डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उस पे जो है GST लेवी कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन दो कंडीशन में यहाँ पे राजू की डेथ के बाद भी उसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर उसका बिजनेस एज होल जो है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है एज ए गोइंग कंसर्न, या राजू का जो लीगल हेयर्स है, उसके उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, अगर वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है तो ऐसे केस में उसे डीम्ड सप्लाई बिजनेस को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये दो केसेस में यहाँ पे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से बात निकल के आती है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे डीम्ड सप्लाई का सेंस दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो कि वो मान लिया जाएगा कि आपने उसे सेल कर दिया, ठीक है, मान लिया जाएगा। अगर राजू का बिजनेस गोइंग कंसर्न या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं ऑपरेट करता है, गोइंग कंसर्न में ना तो ट्रांसफर होती है ना तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसे ऑपरेट करता है, तो ऐसे केस में उसे मान लिया जाएगा उसके बिजनेस की सारी एसेट जो सप्लाई हो गई, ठीक है, डीम टू हैव बीन सप्लाइड, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उस पर GST लेवी कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस की बात चल रही है, ठीक है। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं, एक्टिविटीज की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें हम सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर करते हैं, ठीक। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किराए वगैरह पे लेना। कंस्ट्रक्शन ऑफ, ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन कुल मिला के सर्विस में कवर है दोस्तों, इसे आप भूलिएगा नहीं। होल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड अंडर सर्विस। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली। यानी कि आप कोई बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो इरादतन इस इरादे से बना रहे हैं कि भैया सेल करेंगे खरीदने वाले को, चाहे पूरी तरह से या उसका पार्ट, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे है कि इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे जहां पे वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यानी कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये बन के तैयार हो गई, ठीक है, ये रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज। अब इस कंडीशन में यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आप एक भी रुपया कंपनसेशन कंसिडरेशन लिया होगा, आपने ले लिया है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटी इशू करती है, अभी देख लेंगे कौन सी अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के बाद अगर कंसिडरेशन आया है तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर नहीं करेंगे। बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर इसको समझने की यहाँ पे जरूरत है दोस्तों। जहां पे कंस्ट्रक्शन के केस में आप कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना रहे हैं सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन लेकिन कब उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, जहां पे आपने कंसीडरेशन लिया है उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है। यानी कि
except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। यहाँ पे गाइज एंटायर कंसिडरेशन की बात की जा रही है कि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पूरा कंसिडरेशन दिया है, ठीक है। तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर नहीं करेंगे, ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। ओके, बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी देखेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करती है, ठीक है। आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो गाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो, चाहे कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले मिल गया हो या ऑक्युपाई पहले हो गया हो, इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद कंसिडरेशन कंप्लीटली अगर आपके पास आया है, यानी कि बिल्डर के पास आया है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करते हैं। तो इस क्लॉज के लिए, फॉर दिस क्लॉज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यानी कि इस शहर में अगर देख लें तो हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह होती हैं जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती हैं, ठीक है। सर्टिफाइड चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं under any law for the time being in force, and in the case of non-requirement of such certificate from such authority from any of the following, namely, यानी कि जहां पे ऐसी अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने में नहीं कर सकती, यानी कि उस वो ऑथराइज नहीं है वहां पे करने के लिए, तो वहां पे कौन इशू करता होगा? आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंस्टिट्यूटेड अंडर द, ये बला बला जो भी है, इसको इतना ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, चार्टर्ड इंजीनियर। अगला, लाइसेंस सर्वेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकल बॉडी ऑफ द सिटी और टाउन और विलेज, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्शन includes addition, alteration, replacement, remodeling और existing of civil structure of any existing civil structure। मतलब नया स्ट्रक्चर आप नहीं खड़ा कर रहे हैं, नया स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर है उसी पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चेंजेस वगैरह ला रहे हैं, रीमॉडलिंग कर रहे हैं, उसका उसका जो मैपिंग है, जिस मैप पे बना है उसको रीमॉडल कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में कवर होता है। और बोला गया है यहाँ पे कि भाई टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज इंजॉयमेंट ऑफ। अच्छा, आगे बात करते हैं यहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव कर गए हैं, आइए जरा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बी पॉइंट तक कवर किया है, आइए जरा सी पॉइंट पे अब मूव करते हैं, ठीक है। सी सी पॉइंट पे यहाँ बोला गया है टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of the information, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act, and transfer of the right to use any goods for for any purpose, whether or not for a specified period, for cash, deferred payment or other valuable consideration, ठीक है। तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस हम मानेंगे। अब आइए वन बाय वन करके इसको समझते हैं। तो जहां पे हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे बात चल रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात चल रही थी कि इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जहां पे सी वाले पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। देखिए सी वाले पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं, सी डी ई और एफ, तो ये चारों सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएंगी। तो जैसे बात करें, अगर टेम्पोररी ट्रांसफर किसी एसेट्स का हो रहा है, आप केवल उसे राइट दे रहे हैं कि भैया कुछ यूज कर ले। मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपने लाइसेंस पे ले लिया, लीज पे ले लिया, तो ये है जो है सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो ये सारी सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर की जाएंगी। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब किसी काम को ना करने के लिए आपको, मतलब किसी काम को
करने से आपको रोका जा रहा है, उसके संबंध में आपको पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी पड़ोस में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ए की वजह से बी का मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, बी की वजह से ए का मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने, ए पहुंचा बी के पास, दोनों एग्री होते हैं किसी काम के लिए, एग्री, देखिए एग्री कर रहे हैं, दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं। ए ने कहा कि भाई बी ऐसा कर, तू अपना ट्यूशन पढ़ाना यहाँ पे बंद कर दे और मुझे 10 लाख रुपए ले ले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि बी को कोई काम मना किया जा रहा है कि तू ना कर, किसी काम को ना करने के बदले में मैं तुझे इतना पैसा दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जो ए कंसिडरेशन पे करेगा 10 लाख रुपीज किसी काम को ना करने के बदले में, ठीक है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे भी जीएसटी आएगा। अब यहाँ पे ये मत कहना कि भैया बी ने तो कुछ दिया ही नहीं ए को, ए फालतू में दे रहा है बी को, ठीक है। तो इसको लॉ में ही कवर कर दिया गया है कि किसी काम को ना करने के लिए अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो वो भी जो है सप्लाई में कवर होगा, एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, और उस पे अकॉर्डिंगली जीएसटी लगाया जाएगा और उसे सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। ओके, नेक्स्ट बात है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, ठीक है। जहाँ पे आप जो है किसी गुड्स को आप दे रहे हैं, मान लीजिए मशीन वगैरह दे रहे हैं, उसको, उसका राइट आप जो है ट्रांसफर, केवल राइट दे रहे हैं उसको, जा भाई तू इस एसेट्स को यूज कर, इस गुड्स को यूज कर ले, जितने भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तुझे यूज करना है यूज कर ले। तो वहां पे जो है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दैट सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज, विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई की बात आ रही है। सप्लाई दो तरीके की होती है, एक तो कंपोजिट, कंपोजिट सप्लाई अब यहाँ पे देखा जाएगा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ठीक है। सप्लाई को भी अलग अलग तरीके से तोड़ दिया गया है। अब जैसे बात करें मिक्स सप्लाई में, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिक्स सप्लाई में मान लीजिए चॉकलेट है, बिस्किट का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब का जो है एक बंडल बनाया गया और इसकी एक सिंगल प्राइस रख दी गई, ठीक है। सिंगल प्राइस यहाँ पे रख दी गई, तो ये जो है कंपोजिट सप्लाई में कवर होगा। लेकिन सॉरी, मिक्स सप्लाई में कवर होगा। लेकिन कंपोजिट सप्लाई जो होती है वो नेचुरली बंडल्ड होती है, ये तो आर्टिफिशियल बंडल है, ठीक है। मिक्स सप्लाई तो आर्टिफिशियली बंडलिंग की गई है कि इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी का मतलब क्या है, चॉकलेट के भी एक सेपरेट मार्केट है, ये चॉकलेट अलग से बिक सकता है, बिस्किट भी अलग से बिक सकती है, कोल्ड ड्रिंक भी अलग से बिक सकता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट सप्लाई जो होती है ना, जैसे यहाँ पे गुड्स ऑफ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों ही कवर होते हैं, जैसे दोनों इसमें आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स सप्लाई हो रही है, कोई गुड्स, अब इसके साथ इंश्योरेंस, गुड्स की इंश्योरेंस प्लस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसका नेचर है, मेन सप्लाई तो यहाँ गुड्स है, लेकिन इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट इसके साथ क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे ये नेचुरल है कि उसका इंश्योरेंस होना है, उसको ट्रांसपोर्ट से हमें सप्लाई करना है। यहाँ पे गुड्स के बिना इंश्योरेंस नहीं और ना ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुड्स पे डिपेंड है इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां पे नेचुरली किसी चीज को ऐड कर दिया जाए, कोई एक्टिविटी और ऐड कर दी जाए, नेचुरल तरीके से बंडलिंग हो रही है उसकी, तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई में कवर करते हैं। तो आइए जरा कंपोजिट सप्लाई हम देख लेते हैं। हालांकि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है, ठीक है, तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गाइज कोई भी कंपोजिट सप्लाई होगी उसे सप्लाई ऑफ सर्विस आप ट्रीट करेंगे, वहां सप्लाई ऑफ गुड्स की कोई बात नहीं की जाएगी। जैसे बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration और commissioning of any movable property। यहाँ पे बात चल रही है किसी immovable property की, ठीक है। Wherein
transfer of property in goods, whether as goods or in same other form, is involved in the execution of such contract. तो गाइस यहाँ पे कुल मिला जुला के बात की जा रही है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, उसको बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट करना, ठीक है, इरेक्ट करना, इंस्टॉल करना, फिटिंग वगैरह करना, या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, अल्टरेशन करना, रीडिजाइन करना, ये सारे के सारे जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाते हैं। एंड सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 2 एज अ कंपोजिट सप्लाई, राइट, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोस्तों जैसे रेस्टोरेंट की हम बात कर लें, ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या होता है कि गुड्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व है प्लस सर्विस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। गुड्स का मतलब जो खाना पीना खाते हैं वो गुड्स है, और जो आपको वहाँ पे फैसिलिटी दी जाती हैं वो सारे सर्विस में कवर होते हैं। तो ये भी कंपोजिट सप्लाई में कवर होता है, ठीक है। तो मेरे विचार से यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो पहला तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपोजिट सप्लाई में कवर है, और ये अगला जो है रेस्टोरेंट की सर्विसेज यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में कवर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए कि जो अल्कोहलिक लीकर भी सर्व कर रहा हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट की बात की गई है जो अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, सप्लाई हो रही है बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि रेस्टोरेंट की कुल मिला के बातचीत चल रही है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट जो है गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हैं, बट अब यहाँ पे दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई में ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। और ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहे जाते हैं, राइट। आगे बात करते हैं शेड्यूल 3 की हम लोग अब बात करने वाले हैं, जिसे हमने कहा था ये निगेटिव लिस्ट में कवर किया जाता है, ठीक है, निगेटिव लिस्ट में ये कवर होते हैं। तो मेरे विचार से ये बात क्लियर है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए में शेड्यूल 3 की बात की गई है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे यहाँ पे। तो वो सारे टॉपिक सप्लाई के अंडर में जो आते हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर, ना तो उसे एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना तो उसे नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा वन बाई वन करके देख लेते हैं भैया कौन कौन सी सर्विस हैं ऐसी जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस हम मानते हैं। वैसे फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं तो सप्लाई का एनालिसिस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल सप्लाई के लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई एनालिसिस तो आखिर काफी लंबा एनालिसिस है, उस पे काफी टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई के एनालिसिस पे ही बात करेंगे, ठीक है, कि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं उसको एलेबोरेट कैसे किया जाए कि सप्लाई है या नहीं है, उन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे भैया कि जो शेड्यूल 3 की बात चल रही थी निगेटिव लिस्ट की, उस पे बात कर रहे हैं कि ऐसे जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन हैं इन्हें ना तो, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर किया गया है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस में, यानी कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली जीएसटी से बाहर है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी चीज आपके सामने आ जाए उस पे ये मान लो जीएसटी नहीं लगेगा एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। ओके, तो आइए जरा वन बाय वन करके समझते हैं। पहला पहला पॉइंट है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये लोग होते हैं रिलेटेड रिलेटेड, लेकिन सैलरी वाले कॉन्सेप्ट को, सैलरी को अल्टीमेटली जो है जीएसटी से बाहर किया गया है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो आपस में सर्विस का लेन देन करते हैं वहां पे उसे निगेटिव लिस्ट में कवर किया गया है।
प्रोवाइडेड किया जो 50,000 वाली बात थी, गिफ्ट जो एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को इन अ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 50,000, यानी कि अप टू 50,000 तक उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे देता है तो आप समझ जाओ वहां पे क्या कांड होने वाला है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल established under any law for the time being in force, ठीक है। अब जैसे जीएसटी में ही आप पढ़ते हैं जीएसटी ट्राइब्यूनल, ठीक है, अपील टू ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ते हैं। अलग अलग एक्ट में उनके अलग अलग अपने ट्राइब्यूनल बने हुए हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। स्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, एनी लॉ का मतलब जैसे हम बात करें इनकम टैक्स लॉ के तहत ट्राइब्यूनल बना हुआ है, जीएसटी लॉ के तहत ट्राइब्यूनल बना हुआ है। आप किसी भी लॉ में आप जाएंगे, किसी भी एक्ट में जाएंगे, वहां पे ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ है वो पूरी की पूरी जो है निगेटिव लिस्ट में कवर होते हैं, इनकी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज ये देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ भी यार सर्विस पे यहाँ भी जो है जीएसटी चार्ज होने लगेगा। मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ जीएसटी ने कोई डिसीजन दिया टैक्स पेयर को, जा भाई तेरे फेवर में डिसीजन है जो कि प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर था, ठीक है। तो उसने निर्णय दिया कि भाई मैंने निर्णय दे दिया, अब इस पे जीएसटी तो पे कर, इसकी वैल्यू इतनी है। तो वहां पे भी अब क्या होगा, टैक्स पेयर का खून थोड़ी ना पीना है, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट और ट्राइब्यूनल को बाहर कर दिया गया है। लेकिन एक बात आती है आर्बिट्रेटर की, ठीक है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की बात यहाँ पे आती है जहां पे ए और बी में लड़ाई हुई, सी को यहाँ पे बैठाया गया कि भाई सी इनके मामले को निपटारा कर। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा वहां पे इस कंसिडरेशन की, आर्बिट्रेटर की बात नहीं की गई है। तो अभी मुझे जहां तक लगता है कंप्लीटली आर्बिट्रेटर जो है सप्लाई की डेफिनेशन में यहाँ पे कवर होगा, जो पे आर्बिट्रेटर की बात आती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट और ट्राइब्यूनल की बात यहाँ पे चल रही है। थर्ड पॉइंट है द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, member of state legislature, member of पंचायत, member of municipalities and member of other local authorities, ठीक है। जैसे पार्षद वगैरह होते हैं, एमपी एमएलए की जो सर्विसेज होती हैं, जो उनके कंस्टिट्यूएंसी में जो अपनी सर्विसेज देते हैं वो, ठीक है, वो भी पूरी तरह से निगेटिव लिस्ट में कवर है, वहां भी कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। अगली बात करें ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द provision of the constitution in that capacity, like IAS, PCS, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, कंस्टिट्यूशनल जो अपॉइंटमेंट जिनका होता है, ठीक है, अंडर लॉ होता है, तो वो भी अगर कोई सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं वो भी निगेटिव लिस्ट में जाएगी। कोई भी यहाँ पे कहने का मतलब जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और एज अ मेंबर और डायरेक्टर in a body established by the central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। कहने का मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई सेटअप स्टेब्लिश किया, यानी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट बनाया हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट उसकी बात कर ले हम, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में जो मेंबर या डायरेक्टर या चेयरपर्सन वगैरह जो भी बैठाए जाते हैं, तो वो जो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं उसमें भी जीएसटी की कोई बात नहीं की जाएगी। फोर्थ पॉइंट बात करें तो सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमिटोरियम, मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि जहाँ पे अंतिम संस्कार की बात आती है, कोई किसी की डिमाइज हो जाती है, ठीक है, डिवाइस, अब उसे कहाँ ले जाना है बताओ, ग्रेवयार्ड वगैरह है या फ्यूनरल वगैरह के लिए अंतिम संस्कार के लिए लिया जाएगा, ले जाया जाएगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी ली जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में जो सर्विस दी जा रही है फ्यूनरल की, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मोर्चरी इंक्लूडिंग, तो वहां पे ये जो सर्विसेज दी जा रही ये तो निगेटिव लिस्ट में है ही है, इंक्लूडिंग जो उस पे ट्रांसपोर्ट जो यूज होगा वो भी निगेटिव लिस्ट में आएगा ऑफ द डिजीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर
अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद पूरी कंसिडरेशन मिलता है, कंप्लीट कंसिडरेशन अगर आप रिसीव करते हैं, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपने कोई कंसिडरेशन नहीं रिसीव किया, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप कंसिडरेशन रिसीव करते हैं तो उसे निगेटिव लिस्ट में रखा गया है, वहां पे कोई भी जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले कंसिडरेशन आपने ले लिया तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, वहां पे फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अगला बात है ऑक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब दोस्तों ये है थोड़ा सा लंबा स्कोप इसका। ठीक है, ऑक्शनेबल क्लेम की अगर हम बात करें तो ऑक्शनेबल क्लेम में यहाँ पे कुछ चीजों को हटाया गया है। कौन कौन सी चीजों को? एल बी जी, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को ऑक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया है। बाकी जितने भी ऑक्शनेबल क्लेम हैं वो सारे निगेटिव लिस्ट में हैं। यानी कि अगर लॉटरी बेटिंग या गैम्बलिंग से आप कोई कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो इसे निगेटिव लिस्ट में नहीं रखा गया, यानी कि इसे जीएसटी में कवर किया गया है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। ओके, सेवंथ पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एनटीटी, एनटीटी टू अनदर प्लेस इन द एनटीटी, एनटीटी, बहुत ध्यान समझिए, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अब यहाँ पे गाइस इंडिया की भी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, इंडिया की भी डेफिनेशन कि कोई गुड्स सप्लाई हो रही है एनटीटी से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि जो इंडिया की डेफिनेशन से बाहर है, और सप्लाई हो रही है कहाँ पे? एनटीटी में, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो एनटीटी से एनटीटी में जो सप्लाई हो रही है विदाउट द गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, मतलब वो गुड्स भारत में एंटर कर ही नहीं रहा है, तो उसे भी निगेटिव लिस्ट में कवर किया गया है, उसमें भी कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स मतलब आपने इंपोर्ट किया गुड्स को, अब इंपोर्टेड गुड्स को आपने वेयर हाउस में रख दिया। ठीक है, वेयर हाउस में रख दिया फॉर सर्टेन पीरियड। अब इस इस जो वेयर हाउस गुड्स है इसको जो है आपने सप्लाई कर दिया, सप्लाई कर दिया विदाउट विदाउट क्लियरेंस, यानी कि उसको आपने क्लियर नहीं कराया फॉर होम कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिकली उसको यूज करने के लिए आपने क्लियर नहीं कराया है कस्टम अथॉरिटी से। एज इट इज वेयर हाउस में जो गुड्स था उसको एज इट इज आपने जो है सप्लाई कर दिया किसी और पर्सन को, तो यहाँ पे भी इसे निगेटिव लिस्ट में कवर करेंगे और जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो बात की जा रही है ना, यहाँ भी बात, ये जो ए वाला पॉइंट है सेम इसी तरीके का है कि जहाँ पे किसी आउटसाइड इंडिया से आपने जो है गुड्स इंपोर्ट किया और डॉक्यूमेंट के बेस पर उसे आपने किसी अदर पर्सन को सप्लाई कर दिया, वहीं से जहां उस गुड्स का ओरिजिन था, यानी कि विदाउट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगर आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर करा के आप सप्लाई करते तब तो वो कवर हो जाता सप्लाई में, लेकिन यहाँ पे आपने उसे क्लियर ही नहीं कराया फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में उसे सप्लाई में कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे द टर्म कोर्ट की बात की गई है, तो कोर्ट में इंक्लूड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे कोर्ट यहाँ पे कवर होते हैं। आगे है वेयर हाउस गुड्स का मतलब क्या है, सेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इट इन द कस्टम एक्ट 1962, यानी कि कस्टम एक्ट में जो कस्टम वेयर हाउस गुड्स की जो डेफिनेशन दी गई है उसी डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है रिलेटेड पर्सन की बात हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की बात हुई थी कि आपस में अगर लेन देन हो रहा है इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया रिलेटेड पर्सन कौन लोग होते हैं, तो रिलेटेड पर्सन में कवर होते हैं ऐसा पर्सन या ऐसा ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस,
ए और बी, ये मान लीजिए कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई भी एंटिटी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ही इस एग्जाम्पल में हम सारा समझने की कोशिश करते हैं। सच पर्सन और ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, कोई राम है, राम जो है ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड पर्सन हो जाएगा ए के लिए भी और बी के लिए भी। सच पर्सन और लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को भी जो है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है, लेकिन इनको जीएसटी से बाहर किया गया है सब्जेक्ट टू वहां 50,000 वाली जो कंडीशन उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। अगली बात है एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स कंट्रोल और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी कि राम जो है मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, अब यहाँ पे डायरेक्टर नहीं इन्वेस्टर है, इस कंपनी का भी इसने 30% शेयर ले रखा है, इस कंपनी का भी इसने 40% शेयर ले रखा है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर है ए लिमिटेड का भी और बी लिमिटेड का। तो ऐसे केस में बी 25% से ज्यादा की होल्डिंग राम के पास है तो राम विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन ऑफ द कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर्स, यानी कि बात करें अगर तो कोई भी एंटिटी का कोई भी चाहे पार्टनर है, डायरेक्टर की बात कर लें या प्रमोटर की बात कर लें, एक दूसरे के बिजनेस को अगर वो कंट्रोल करते हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। आगे टुगेदर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर हैं वो भी रिलेटेड पर्सन होंगे। अब यहाँ पे द टर्म पर्सन आल्सो इंक्लूड्स द लीगल पर्सन, लीगल पर्सन का मतलब ये हो गया कि लीगली जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा कोई लीगली, तो उसे भी यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया गया है, या लीगल हेयर्स तो रहेंगी ही। आगे बात करें पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described of the other shall be deemed to be related, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट की बात यहाँ पे कुल मिला के की जा रही है। तो प्रिंसिपल और एजेंट आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ रही थी बात फैमिली की, ठीक है, फैमिली को भी रिलेटेड पर्सन में रखा गया है। अब सवाल ये है फैमिली में कौन कौन कवर होंगे, तो सेक्शन 2 सेक्शन 49 में फैमिली को बताया गया है फैमिली में क्या कौन कौन कवर होंगे। पहला द स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, यानी कि पति पत्नी, ठीक है, उनके बच्चे, राइट। और और कौन कवर होंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, अगर वो उस पर्सन पे उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर पे अगर वो कंप्लीटली डिपेंड हैं तो उन्हें जो है क्या करते कहते हैं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में रखा जाएगा। तो स्पाउस चिल्ड्रन पर्सन ऑफ द पर्सन एंड अब आप देखिए यहाँ पे दो टुकड़े इसके किए गए हैं, फैमिली डेफिनेशन के दो टुकड़े किए गए हैं, पति पत्नी बच्चे, तो फैमिली की डेफिनेशन में कवर होंगे ही होंगे, ठीक है। एंड पेरेंट्स भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर भी फैमिली में कवर होंगे अगर वो पूरी तरह से डिपेंड है टैक्स पेयर के ऊपर, ठीक है। ओके, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, सेड पर्सन का मतलब यहाँ पे है जो टैक्स पेयर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, टैक्स पेयर। तो दोस्तों अब यहाँ पे जाके सप्लाई में जो सेक्शन 7 है कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीजें कवर थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुल मिला के 4 सेक्शन यहाँ पे पढ़े, हालांकि सेक्शन तो एक ही है बस उसी को ब्रेक किया गया है। सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई, 7(1)(c) में शेड्यूल 1 जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी जो है उसे सप्लाई माना जाता है। 7(1)(a) में जहाँ पे एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाए उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से
और 7(1)(a) में जो है आपने एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो भी पढ़ा वो वही था कि भाई ट्रीट करें, क्या ट्रीट करें उसे, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करें या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करें, ठीक है। 7(2)(a) में जो आपने पढ़ा शेड्यूल 3 की बात की, जिसे हम नेगेटिव लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को स्पीड में करके देखते हैं तो आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक तरीके से, इसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हद तक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और कुछ और लेटेस्ट जीएसटी के ऊपर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और उसका ओवरव्यू आप ले सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।